बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन विद मैं मुमताज़ बेग। नाज़रीन, सिंध-तास मुआहिदा अमन का ज़रिया या बका का बहरान पाकिस्तान के लिए कितना अहमियत का हामिल है, इसके ऊपर नाज़रीन आज हमने बात करनी है। सिंध-तास मुआहिदा और मौसमियाती तब्दीली, इसके असरात कह लें, और इस हवाले से पाकिस्तान के इक़दामात, मिनिस्ट्री की जो जिम्मेदारियाँ हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मंगल को इस्लामाबाद में इंडस वाटर ट्रीटी सेमिनार मुनक़िद हुआ था और इस सेमिनार की एक बड़ी सिग्निफिकेंट बताई जाती है इस तरह से कि आलमी मीडिया के सामने भी पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा है जो भारत की जानिब से आबी जारियत हो रही है, और मुज़ाकरात के ज़रिए से, क्योंकि मुज़ाकरात को एक बहुत बड़ा टेबल माना जाता है, टेबल टॉक हो, नेगोशिएशंस हो, बट द क्वेश्चन इज़ दैट कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इज़ दिस नेगोशिएबल और नॉट। और सेकेंडली, जो भारत ने अपनी तरफ से जारियत को जारी ही रखा हुआ है, अब पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदा है और पाकिस्तान किस तरह से इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है और किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर सकता है, आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमने बात करनी है। और चूँकि सिंध-तास मुआहिदा ये 1960 का सिंध-तास मुआहिदा था जिसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी कहा जाता था, लेकिन आज वही मुआहिदा भारत के एकतरफ़ा इक़दामात की वजह से ख़तरे में है। भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद इसे एकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल कर दिया था, और पाकिस्तान अब ये मुतनब्बे करवा रहा है कि अगर इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो ये इलाकाई तनाज़े को जन्म दे सकती हैं, क्योंकि नाज़रीन पाकिस्तान की 80% से ज़ायद ज़राअत सिंध-तास के आबपाशी निज़ाम पर मुनहसर है, और इस पर 24 करोड़ जो अफराद हैं, यानी कि पाकिस्तानी के अवाम, उनकी खुराक और मईशत का इन्हिसार भी है। अब मौसमियाती तब्दीलियाँ सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रही हैं। हिमालय के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं और ग्लेशियल झील के फटने के ख़तरात भी बढ़ रहे हैं, जिससे सैलाब और फिर खुश्क साली का ख़तरा पैदा हो रहा है। और एक तरफ तो भारत के मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो दूसरी तरफ मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारे ग्लेशियर्स को पिघला रही हैं। अब ये दो बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान ने अब इसका मुकाबला करना है, कैसे करना है, ये सवाल अपनी जगह आप रहेगा। सक्खर बैराज के कुछ कैनाल्स पर 80% तक पानी की कमी रिपोर्ट की गई है, और अब नाज़रीन इंटरनेशनली अगर हम रिपोर्ट्स का जिक्र करें तो पाकिस्तान पानी की कमी वाला 14वां मुल्क बन रहा है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेशन, सेड दैट इंडियन इलीगल एक्शंस ऑन द IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी वर कंपाउंडिंग द क्लाइमेट क्राइसिस इन पाकिस्तान। इट्स नीदर अ क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट नोर अ क्राइसिस ऑफ वाटर बट अ क्राइसिस ऑफ जस्टिस। यानी वो ये कह रहे हैं कि ना तो ये अभी या पानी का जो बहरान नहीं है, और ना ही ये जो मौसमियाती तब्दीली है उसका बहरान है, ये बहरान है इंसाफ का। तो वो किससे तकाजा कर रहे हैं इंसाफ का? भारत से। भारत जो कि ऑलरेडी तमाम तर इंसाफ के असूलों को हमेशा से रोनता आया है, या फिर ये इंसाफ का तकाजा वो आलमी बरादरी से कर रहे हैं, इंटरनेशनली जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे कर रहे हैं? इसी बात से भी नाज़रीन सवाल का ज़रा जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और सवाल तो ये भी है कि क्या इस बहरान को हम रोक सकते हैं? क्या भारत को रोका जा सकता है? क्या आलमी बरादरी ख़ास तौर पर आलमी बैंक मुआहिदे के नफाज को यकीनी बना सकता है? या फिर हमें इस तल्ख हकीकत को कबूल करना होगा कि पाकिस्तान एक तो पानी की जंग लड़ रहा है, लेकिन साथ साथ हारने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि जब पानी ही नहीं होगा तो फिर मुआहिदा कैसा और उस मुआहिदे की पासदारी कैसा? नाज़रीन, इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए वी हैव अ स्ट्रॉन्ग पैनल टुडे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सालेह साहब, डॉक्टर कामरान सत्ती साहब, काशिफ रफ़ीक साहब, नवाज़ रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद मोहम्मद सालेह। सालेह साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, अब सिंध-तास मुआहिदा, खैर जब भी मंगल को पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी जो सेमिनार हुआ है उसके ऊपर फरमाइएगा कि हाउ डू यू सी इट्स सिग्निफिकेंस? देखें, मैं तो इस सिंध-तास मुआहदे पे एक बैकग्राउंड इसका ज़रूर बताना चाहूँगा कि रिसेंटली जो पाकिस्तान ने सालसी करके पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी आलमी तबाही और जंग से बचाया है, तो पूरी दुनिया में इस वक्त दो ऐसे ममालिक हैं जिनको हम खटक रहे हैं, और जो ये चाहते हैं कि ये रोल पाकिस्तान ने, ये इज़्ज़त अल्लाह ताला ने क्यों पाकिस्तान को दी और ये रोल कैसे इनको दिया गया। उसमें सबसे पहले जो मरोड़ पड़ रहे हैं वो भारत को पड़ रहे हैं, और इसके अलावा इजराइल को पड़ रहे हैं। वो इसीलिए कि इस मुआहिदा जो है इसमें आपने अमेरिका और ईरान की जो सालसी करवाई है उसमें वो उनको बिल्कुल इररेलेवेंट कर दिया है, चूँकि जंग तो ओरिजिनली जो शुरू की थी ईरान के साथ वो तो इजराइल ने शुरू की थी, तो इजराइल तो बड़े बैकफुट पर चला गया। वो इसीलिए कि उस एग्रीमेंट में इजराइल का न तो कोई नुमाइंदा था और न ही उनकी कंसेंट थी और न ही
उसको बिल्कुल पाकिस्तान ने इररिलेवेंट कर दिया है। और वही बात जो है वो भारत में है कि भारत सफारतकारी के तौर पर कहाँ है। अब भारत और हम एक ज़ाहिर पिछले 70 सालों से जो एक हमारी वार चल रही है, और रिसेंटली जो 2025 में हमारी उनके साथ वार हुई है जिसमें उनको बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की शिकस्त हुई है, उन्होंने अब जो ये सिंध तास माहदे को मुअत्तल करके और जो ये इसको एक पानी को एक हथियार वाला जो है वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और रिसेंटली अगर आप ये देखें, पाकिस्तान जो है ये सिंध तास माहदा का जैसे ही मुअत्तल हुआ था, हालांकि ये वर्ल्ड बैंक ने इसका एग्रीमेंट किया था, उसने इसको इंडोर्स किया था, सालसी की थी उसने, और इंडिया के जो तीन मशरकी दरिया हैं, रावी, ब्यास, सतलज, और पाकिस्तान के जो मगरबी दरिया हैं, अंडस, झेलम और चिनाब, जिस पे 80% जो पानी का हक है वो पाकिस्तान का माना गया था। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो 1960 का एक बहुत बड़ा पानी के ऊपर एक मुआहदा सिंध तास मुआहदा कहलाता है। अच्छा, अगर अब ये देखें कि पाकिस्तान ने सालसी के लिए, सालसी जो आलमी अदालत है उसका दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ पे वो गए, ठीक है, उन्होंने भी पाकिस्तान के हक में जो है कि इसको रोका नहीं जा सकता, इस पे पाकिस्तान का हक है, सिंध तास मुआहदे को एक तरफा तौर पर इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन मोदी सरकार और मोदी की अभी तक वही ज़ुबान और वही तरीक़ाकार जारी है कि बिल्कुल जो पाकिस्तान है उसको हम एक बूंद पानी भी जो है वो पाकिस्तान अगले साल से हम उसमें जाने नहीं देंगे। तो ये बाकायदा एक जो देखे ना, अगर यही तरीक़ाकार रहा, देखिए रिसेंटली अभी जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक जो थिंक टैंक के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विक्टर गाओ, उनका एक ट्वीट को रीट्वीट किया, उनमें भी उन्होंने यही कहा है कि पानी के ऊपर कब्जे नहीं किए जा सकते, पानी की राहदारियों के ऊपर कब्जे नहीं किए जा सकते, और पाकिस्तान का जो हक है वो ये हक उसका मौजूद है, और सिंध तास जो मुआहिदा है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो तीसरी आलमी जंग जो है वो जिधर को जा रही है, और ये देखें, ये तो जब आप कोई दरिया को रोक लेते हैं, पानी को रोक लेते हैं, तो पूरी एक सिविलाइजेशन को आप खत्म कर देते हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आप ये देखें कि चाइना से जो तीन जो बड़े दरिया जो इंडिया में आते हैं, जिसमें उनका जो हेड वाटर जो है वो चाइना है, जिसमें ब्रह्मपुत्रा है, सतलज है और अंडस है, अगर वो वहां से चाइना उसको क्लोज करता है तो फिर इंडिया की जो उस वहां पे एक सिविलाइजेशन है वो भी तबाह बर्बाद हो सकती है। ऐसे ही इस वक्त इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ चाइना नहीं किया, डेफिनेटली करेगा वो, इसीलिए है कि देखें चाइना और इंडिया जो है वो भी आपस में जो है उनकी दुश्मनी भी अपनी पीक के ऊपर है, और अगर इंटरनेशनली लॉ को वो नहीं मानेंगे तो जो बड़े ममालिक होते हैं वो उन सालसी का किरदार अदा करते हैं, वो उसमें बैठने का किरदार अदा करते हैं। ईरान वाले मामले में क्या हुआ, देखिए कई बड़े ममालिक जो है वो आपस में बैठे, बातचीत की, और सालसी के लिए पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल उसने अपने आप को आगे किया, सालसी की, तो देखिए कि मामला जो है रफा दफा हो गया। तो अब ये जो तीसरा मामला, बड़ा मामला जो चल जा रहा है, देखिए कि बांग्लादेश का एक मेन जो उनकी गंगा इनका दरिया था इंडिया का, वो उन्होंने रोक कर उसकी बांग्लादेश का एक मेन जो बेसिकली पूरी सिविलाइजेशन थी उसको भी इस टाइम तबाही के दाने पर ले आए हैं, वहां का पानी भी रोक कर। तो इंडिया इस खित्ते में पानी को रोककर, पानी को हथियार बनाकर एक बहुत बड़ा जो है आप इस टाइम गेम कर रहा है, जिसको रोकने के लिए आलमी जो देखिए आलमी अदालत की बात नहीं मान रहा, जिसमें तमाम ममालिक को आना पड़ेगा और इस सिस्टम को, इन चीज़ों को, जैसे नेचुरली चीज़ें चल रही हैं, रिजर्वायर्स हैं, उसके मुताबिक चीज़ों को आगे लेके चलना पड़ेगा। ठीक है काशिफ साहब, थैंक्स फॉर जॉइन अस। फरमाइएगा, आपसे पहले मैं जानना चाहूँगी, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब फरमा ये रहे हैं कि ये ना तो मौसमियाती बहरान है ना ही आबी बहरान है, ये इंसाफ का बहरान है, इसकी तशरीह कर सकते हैं आप? बहुत शुक्रिया महविश आपका। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने बड़ी गहरी बात की है। इंसाफ का बहरान जो है उनको इंटरनेशनली नज़र आ रहा है, लोकली भी तो इंसाफ का बहरान है। मसला ये है कि महविश साहबा, सियासतदानों का एक प्रॉब्लम है कि ये जिस वक्त अपोजिशन में होते हैं तो इनको लगता है कि हर चीज़ वही ठीक कर सकते हैं, जब वो तजर्बाकार हुकूमत में आते हैं तो फिर उनको लगता है कि हमारे साथ इफ़ एंड बट्स लग जाते हैं। सवाल ये है कि हमने कब से ये बात करना शुरू कर दी, हमने कब से ये अज्यूम कर लिया कि भाई भारत इंसाफ की बात मानेगा, कानून की बात मानेगा, एक इंसानियत की बात मानेगा, अखलाकियात की बात मानेगा और वो दलाइल की बात मानेगा। अगर हम ये बात आज 70-75 साल के बाद भी ये आर्गूमेंट कर रहे हैं और हम इस वे ऑफ वर्किंग को इनिशिएट करके सोच रहे हैं कि हमारे मसाइल भारत के साथ सेटल हो जाएंगे, तो मैं तो कहूँगा कि फिर हमारी अकल पे, हमारी स्ट्रेटजी पे मातम ही करने को दिल करता है। भारत ने आपके ऊपर जितनी भी जंगें
जितनी जाहिरियत मुसल्लत की सारी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थी। साल से हम इसको रिपोर्ट करते रह गए। इदारों ने फैक्ट्स फाइंडिंग की, इदारों ने हर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पुलवामा का और हर तरह का उसके फैक्ट्स फाइंडिंग रखे। हमने यहाँ तक कहा कि जी इंटरनेशनल जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर ले। भारत इस बात पे आया नहीं आया। भारत प्रॉक्सीज खेल रहा है। भारत हमारे पानी भी रोकेगा, हमें निस्तो नाबूद करने की कोशिश करेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमारे ऊपर प्रॉक्सीज मुसल्लत करेगा, दहशतगर्दी मुसल्लत करेगा। हमारे जो मिलिटेंट विंग है जो अपने आप को सो कॉल्ड अपने हकूक़ की जंग कहते हैं, वो BLA हो, TTP हो, फितनतुल ख्वारिज हो, फितनतुल हिंदुस्तान हो, सबके पीछे रहा है भारत है। मैं कई महीनों से कई सालों से ये बात कह रहा हूँ। सवाल ये वाज़ी है कि भारत किसी भी कानून को नहीं मानेगा। वाज़ी है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, भारत ना किसी दलील को मानेगा, ना किसी इंसाफ के ज़ाब्ते को मानेगा, ना कानून को मानेगा, ना कोई और बात मानेगा। वो एक ही जुबान मानेगा जो हमने पिछले 1 साल पहले उसको बताया कि वी आर इन दिस पोजीशन। आज हमने उनको मतलब आज जो एक चीज स्टोरी ब्लो की, हमने भी रिपोर्ट की, मैंने खुद रिपोर्ट की कि उनके जो नशरियाती चैनल है उनको हैक कर लिया और पाकिस्तान के तराने वहां पे चले। ये मैसेज है कि भाई आप जो अपनी साइबर की एक बड़ी टेक्नोलॉजी लेके फिर रहे हैं और दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं, वो किसी ना किसी हैकर की ऑन टो है, ऑन कीबोर्ड है। असल इशू ये है महवी साहबा, जो आर्गूमेंट है कि इस मुल्क को बने हुए 75 साल 70 साल 77 साल आप टाइम स्लॉट कर लें, शुरू के 8-10 साल निकाल दें, जिसने भी इसमें मुल्क में हुक्मरानी की है वो सियासतदान है या वो आमरीत है। आप ये बताएं कि आपको ये बात पता था कि भारत हमारे साथ हर तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेगा? आपने अपने वाटर रिजर्वायर के लिए क्या किया? इस बात के ऊपर मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि क्या हमें नहीं इल्म था कि भारत ने ये अभी जारियत करनी ही है, वो सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी उसने करनी है, उसको मुअत्तल करना है, वो नेशनली क्या इंटरनेशनली किसी कवानीन और ज़वाबित को नहीं मान रहा है, तो क्या हमारे सियासतदानों को या पॉलिसी मेकर्स को ये बात उनके इल्म में नहीं थी क्या? अच्छा, जो महविश जिस तरफ आपने निशानदेही की ना जी, मेरा रोना भी यही है। ये जब सेमिनार हो रहा था, मैं तो स्टेटमेंट के ऊपर हैरान हो रही हूँ जो डॉक्टर साहब ने फरमाया। अच्छी बात है। मैंने मुसद्दक मलिक साहब को खुद कहा, मैंने कहा सर मुझे बताएं, भारत तो हमारे साथ जुल्म ज्यादती करेगा, तय कर लिया, हमने क्या किया? वो देखें जी, वो पॉलिटिकल मामलात हैं, पॉलिटिकल कंसेंसस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने वाटर रिजर्व चीज़ें लेके आए, डैम्स लेके आए। भाई आपने दासू डैम का मनसूबा शुरू किया, 2019 में मुकम्मल करना था, 486 अरब रुपए का, 432 अरब रुपए आप लगा चुके, आपका 23% अभी मुकम्मल हुआ है, 600 एकड़ ज़मीन अभी तक खरीदी है और वो 486 अरब का मंसूबा 1700 समथिंग अरब पे चला गया और नवंबर 2028 में मुकम्मल होगा। भाषा डैम आपका नहीं चला। आप 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम और आने वाली 28वीं तरमीम में सारी सियासी जमातें कंसेंसस करने को तैयार हैं। आप सारी सियासी जमातों को पता है कि हमारे साथ पानी का बहरान है, सिंध मुतासिर, KPK मुतासिर, पंजाब मुतासिर, बलोचिस्तान मुतासिर, और हमारी हालत यह है कि हम अभी सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसेंसस करके पानी के रिजर्वायर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। We are working on it। मतलब देखिए, आप मुझे ये बात बताएं, हम अपना घर ठीक नहीं कर रहे, हम एक ऐसे दुश्मन को आर्गुमेंट पे टेबल पे लाना चाह रहे हैं जो है ही हट धर्म, जिसने पहले दिन से तय किया उसने पाकिस्तान को कोई मौका नुकसान का नहीं छोड़ना। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कौन सा असूल कोई मान रहा है, कौन से इंसाफ के तकाजे कोई मान रहा है? ट्रंप का दिल करता है वो वेनेजुएला का सदर उठा लेता है, किसी का दिल करता है वो कहता है जी पाकिस्तान ने मेरे पे हमला किया, प्रॉक्सी उनकी अपनी खेल रही होती है। सर यहाँ पे कोई इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई असूल ज़ाब्ता इंसाफ नहीं है, और अगर कोई कहता है कि भारत मानेगा, नहीं मानेगा। हमें भारत के साथ प्लान B, C, D तक जाना पड़ेगा कि हमने कैसे करना है। और सबसे पहला प्लान, आप अगर अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, आप अपने मुकदमात को ख़त्म करने के लिए, आप अपनी मुआशी और अपनी सियासत को सस्टेनेबल पोजीशन में लेके जाने के लिए, आप सुप्रीम कोर्ट की हैयत को चेंज करने के लिए, सारे सियासी लीडरान, सारी सियासी जमातें एक पेज पे हो सकती हैं, हुकूमतें बनाने के लिए एक दूसरे के सहूलतकार हो सकते हैं, लेकिन गरीब हारी किसान के पानी का मसले के लिए आप कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकते। आप बताएं कि आप इस बात पे क्यों नहीं आते? हम जब इस बात पे बात करते हैं वो कहते देखें जी ये एक मुल्क का अंदरूनी मामला है, लेकिन अभी हमने दुश्मन को टेक ऑन करना है। भाई दुश्मन को टेक ऑन हम करके बैठे हुए हैं। हमारे फौजियों ने, हमारे शहीदों ने जानों का नजराना दिया, दिन रात एक किया, हर चीज़ की। आपका जब दिल करता है सियासतदानों का
उनको हदफ तनकीद करके कटहरे में खड़ा कर देते हैं, और जब दिल करता है उनके पाँव पड़ के आप इक़्तिदार ले लेते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि जी आए सारे कंसेंसस करते हैं, हर चीज को छोड़ दें, सियासत से बालातर होके हम अगले 20 साल में कोई भी सियासी जमात इक़्तिदार में हो, लेकिन वो ये तय करे कि वो ये पानी के मंसूबों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। 1000 आखिरी एक जुमला महविश साहबा, 1000 अरब का तरक्याती बजट है 26-27 का, और 1300 अरब से जायद आपने एक दासू डैम का जो मंसूबा है उसमें आपने फाइनेंशियल एलिवेशन कर दिया। आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई जवाब देने वाला ही नहीं है, ना कोई बात करने को तैयार है, ना कोई बात सुनने को तैयार है। हमें ये कह रहे हैं कि जी भारत ने चूंकि पानी रोक लिया लिहाजा भारत को आप यूं कर ले। भाई भारत तो हमें खुदा ना खासा पता नहीं किस किस्म का नुकसान पहुंचाने को तैयार है। आपका मामला ये था कि आप कहते हैं कि हमने गोल बेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है, बिलावल साहब, शहबाज साहब, नवाज साहब, जरदारी साहब, पीटीआई वाले, छोटी बड़ी सारी सियासी जमातें बैठी हैं, जी ठीक है अगर कालाबाग डैम के ऊपर कंसेंसस नहीं हो रहा तो हम किसी और जगह पे डैम बनाते हैं। भारत पानी कैसे रोक रहा है? डैम्स बना के रोक रहा है ना, ठीक है, कैपेसिटी तो उसके पास डैम्स की है, सही, हम क्यों नहीं बना रहे? हमारा ये सवाल का जवाब इनसे लेना चाहिए। अ वेरी वैलिड पॉइंट रेज्ड फ्रॉम यू। मैं आगे डॉक्टर साहब आपकी जानी बढ़ूंगी। बहुत शुक्रिया, एक तो हमें वक्त दिया, सेकंडली आपने यहाँ पर काशिफ साहब की गुफ्तगू सुनी और उनका वैलिड जो पॉइंट था वो यही था कि भारत ने आबी जारियत करनी है, उसने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करनी है, वो नहीं मानता किसी चीज़ को और वो बगैर किसी हेजिटेशन के ये तमाम कार्रवाइयाँ कर रहा है। मुझे बताएं हम क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया महविश। मैं तो ये देख रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो बातचीत होती है, डिस्कशन होती है, तो 70-80 साल से एक ही तरह का तजिया किया जाता है कमो बेश। तो मैं तो ये पहले कहूँगा कि इशू है क्या, इंडस वाटर ट्रीटी का हमारा इंडिया के साथ मसला क्या है और हम बैनुल-अक़वामी इदारों के सामने अपने मुकदमे को ज़्यादा बेहतर अंदाज में कैसे इलेबरेट कर सकते हैं। वो ये है कि आपको पता है कि जब पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, तो इनके दरमियान जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन थी उसका कोई एक मैकेनिज़्म मौजूद नहीं था। और मैं समझता हूँ कि अयूब खान ने और जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही ज़्यादा मुदब्बराना अंदाज से इस इंडस वाटर ट्रीटी को परसू किया और साथ इस चीज़ का भी जायज़ा लिया कि अगर ये ट्रीटी हो जाता है तो उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इंटरनेशनल इदारा ऐसा होना चाहिए कि जो इसमें इन्वॉल्व हो। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो ग्रंटर के तौर पे आया और मैं आते हुए जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, तो ये तो बहुत अच्छा इकदाम था कि जो वाटर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो जस्ट होनी चाहिए। अब उसमें उन्होंने ये किया कि ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स उनको अलग अलग कर दिया। जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, चूँकि पाकिस्तान इंडिया के वेस्ट में है, तो ईस्टर्न रिवर जो रावी, ब्यास और सतलज था ये इंडिया का हक ठहरा कि इसको पानी को वो यूटिलाइज करेगा, जबकि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो इंडस वाटर है या चिनाब है, इसी तरह से झेलम है, ये पाकिस्तान यूज़ करेगा। अब जो दरिया वहाँ से पाकिस्तान में आएंगे तो उसका 80% पानी के ऊपर पाकिस्तान का हक है और 20 के ऊपर इंडिया का हक है। अब इशू जो है ना वो 20% जो इंडिया अपने इस हक को मैनिपुलेट कर रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। इंडिया की वारदात ये है, वो ये है कि जब पानी बह के यहाँ पे आता है, और आपको इस चीज़ का बेहतर पता है कि जो सतलज है और इंडस वाटर है ये तिब्बत से ओरिजिनेट होते हैं। बाकी चाहे चिनाब है, रावी है, ब्यास है और ये जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ से ओरिजिनेट होके तो यहाँ पे आते हैं। चूँकि पाकिस्तान का और इंडिया में अगर आप देखें तो जो इंडिया है वो अपर राइबेरियन कंट्री है, तो जो पाकिस्तान है वो लोअर राइबेरियन कंट्री है। यानी इंडिया ऊंचा है ऊंचाई में और जो पाकिस्तान है वो नीचा है, इसलिए पानी वहाँ से फ्लो होके यहाँ पे आता है। अब हुआ ये था कि जो 20% इंडिया का हिस्सा इस मायदे में तस्लीम किया गया था उसे कहते हैं रन ऑफ द रिवर। कि रन ऑफ द रिवर का मतलब है कि जो पानी बह रहा होता है तो बहते पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई डैम नहीं बना सकते। ठीक है, जो रन ऑफ द रिवर है, इंडिया ने ये किया कि उसके ऊपर डैम बनाना शुरू किया। चिनाब के ऊपर जैसे बगलार डैम का इशू है वो उसने बनाना शुरू किया। जो मायदे के अंदर लिखा है कि डैम नहीं बनाया जा सकता, उसको पानी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन चलते हुए पानी को आपकी फसलों से होके आ रहा है, आप चलते हुए पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल आप क्रिएट नहीं कर सकते पानी के रास्ते में। और इसी तरह से जो झेलम के ऊपर किशन गंगा है, जैसे हमारा भी नीलम झेलम प्रोजेक्ट दरिया झेलम के ऊपर है, तो इसी तरह से वो किशन गंगा डैम जो है वो यहाँ पे बनाना चाह रहा था। तो आर्बिट्रेशन के लिए कि जब इन दो मुल्कों के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके बाद क्या है, ये भी उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है। उसमें 3 मैकेनिज्म्स बने हुए हैं। एक तो ये है कि परमानेंट इंडस कमीशन बना हुआ है
कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामला सेटल हो चुका है, जो 19 सितंबर 1960 को जो मायदा हुआ था और कराची में ही साइन हुआ था वो, तो अगर इसमें कोई इशू होगा तो सबसे पहला मैकेनिज्म ये है कि परमानेंट इंडेक्स कमीशन बना हुआ है, उसके सामने ये मामला आएगा। अगर परमानेंट इंडेक्स कमीशन में ये मामला हल नहीं होता तो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स होंगे जिनको अपॉइंट करेगा वर्ल्ड बैंक, वो इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। अगर वहां पे भी नहीं होता तो फिर जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इशू जो है वो वहां पे चला जाएगा, तो वहां पे सॉल्व होगा। तो मैं अपनी बात को रीट्रीट करना चाहता हूं कि हमें जो इंडिया से शिकवा है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या आर्बिट्रेशन कोर्ट्स में हमारा केस वैलिड है, वो ये है कि जिन 3 दरियाओं के ऊपर पानी आता है, जो शिकवे का जिक्र कर रहे हैं और जो भारत खिलाफ वर्जियां कर रहा है, उसके ऊपर हम ब्रेक पे जाते हैं पहले, उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे और डॉक्टर साहब ने बड़ा ब्रीफली इस चीज़ को बताया कि इशू क्या है, असल मसला क्या है, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताना भूल गए कि अब इसमें हमने क्या करना था, हमारी क्या जिम्मेदारियां थी। जी डॉक्टर साहब। जी, उसमें अगली बात मैं यही करना चाह रहा था कि अब हमें करना क्या चाहिए। पहली बात है, मैं नज़रियाती तौर के ऊपर इस चीज़ का कायल हूँ कि किसी मसले का हल जंग से नहीं होता, जंग बजाते खुद एक मसला होता है। तो जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग को रोक के तस्फिये की बुनियाद के ऊपर मामला हल किया, तो इसी तरह से पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ जो मसले होते हैं वो भी डायलॉग के ज़रिए से हल होते हैं। इंडिया है, इंडिया नेगोशिएबल, बिल्कुल नेगोशिएबल है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, उनको इन्वॉल्व करें, अमेरिका को इन्वॉल्व करें। अमेरिका तो हमारा बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त भी बन चुका है। चाइना का जो फैक्टर है उसमें लाएं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पाकिस्तान भी मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है, वहाँ पे बात की जा सकती है। यूनाइटेड नेशंस में बात की जा सकती है, वर्ल्ड बैंक के जो सेशंस हैं वहाँ पे बात की जा सकती है। लेकिन हमारी तरजीहात वो वहाँ पे ठीक है नहीं। और मेरे ख्याल में कि जिस तरह से पाकिस्तान को परसू करना चाहिए, तो पाकिस्तान सुस्त रवि का शिकार है, उस तरह परसू नहीं कर पा रहा। हालांकि यकीन करें कि मैं तो इस आते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को पढ़ के हैरान रह गया कि क्लियर लिखा है कि इंडिया जो है वो वाटर्स जो पाकिस्तान के हैं, वेस्टर्न वाटर्स हैं, उसके ऊपर डैम नहीं बना सकता। चलते हुए पानी को अगर वो यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन पानी रोक नहीं सकता। अगर वादे लिखा हुआ है तो आप जो परमानेंट कौंसिल है वहाँ पे नहीं जा रहे, आप उस केस को परसू ही नहीं कर पा रहे। आप मुझे ये बताएं कि तकरीबन 64 साल के बाद इंडिया ने हर्ड इन अबेंस कर दिया इस ट्रीटी को, इंडस को। उसके बाद आज तक आप खुद बाखबर लोग हैं, साफ़ी हैं, और मेरे जो पैनल पे लोग बैठे हैं वो बाखबर हैं। आप बताएं कि इस इशू को कितना अरसे के बाद हमने सुना है कि पाकिस्तान पे डिस्कशन हो रही है या कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारी ज़िंदगी मौत का मसला है। 2040 तक पाकिस्तान में पीने का जो पानी हमारा है, सवाल ही यही है ना कि हम क्यों इस चीज़ के ऊपर गफलत बरत रहे हैं, हम क्यों इतनी सुस्ती का शिकार हैं इस जो नहीं है वो इशू के ऊपर। सिर्फ नाइली है। हमारे जो हुक्मरान हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, पैसा बनाने के लिए लगे हुए हैं, करप्शन करने के लिए लगे हुए हैं, लेग पुलिंग के लिए लगे हुए हैं, पॉलिटिकल मनूवरिंग के लिए लगे हुए हैं। लेकिन जो रियासती मफाद है, जो पाकिस्तान का मफाद है, पाकिस्तान के अवाम का है, यकीन करें किसी की तरजीह में शामिल नहीं है। किसी पॉलिटिशियन के साथ आप 5 घंटे बैठ के बातचीत करें, वो अपने प्लाट की बात करेगा, अपने घर की बात करेगा, बच्चों की तालीम की बात करेगा, बाहर के अपार्टमेंट की बात करेगा, लेकिन मजाल है कि वो पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में बात करे, पाकिस्तान के पानी के बारे में बात करे, एनर्जी के बारे में बात करें। यहाँ पे एक साल में 3500 अरब रुपया हम IPPs को मुफ्त का दे देते हैं। एक पॉलिटिकल ब्राइब है, के अवामी नुमाइंदे हैं। जी यही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 3500 अरब रुपया हम IPPs को ब्राइब के तौर पे दे देते हैं जो बिजली नहीं बना रहे। लेकिन हम 3500 अरब रुपया लगा के 4 डैम वो नहीं बना सकते। और मैं एक आखिरी बात आपको बताऊं कि जो 2 बड़े डैम है यहाँ पे हमारे यहाँ, तरबेला और मंगला और तरबेला दोनों की आप रिपोर्ट पढ़ लें कि 60% सिल्टेज उनमें आ चुका है। जितनी अपरेजिंग उनकी पॉसिबल थी वो अपरेजिंग हो चुकी है, अब अपरेजिंग भी नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान का फ्यूचर सिर्फ इस चीज में है कि ये जो IPP को आप बजट दे रहे हैं 2700 अरब रुपए अपनी अयाशियों पे लगा रहे हैं, वो कट करके तो डैम बनाए। डैम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और इंडिया ने जो करना है वो दुश्मन है वो वही करेगा, लेकिन हम अपने सबसे बड़े दुश्मन है कि जो अंदर से हम अपने मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है नवाज साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, ये आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 14वां पानी की कमी वाला मुल्क बन रहा है, तो मुझे बताएं कि ये जिम्मेदार कौन है इसका? हाँ, जैसे टेलीविजन में बैठकर तो लोग हमेशा बरसरे इक़्तिदार जो हुकूमत होती है उसी को लोग करार देते हैं। ये कोई थ्योरी पढ़कर बात नहीं है। 1960 में
जब अयूब खान ने नेहरू के साथ इस माहदे पर दस्तखत किए तो कहा गया उस वक्त भी कि अयूब खान ने 3 दरिया फरोख्त कर दिए, और ये पिछले कुछ अरसे तक यही कुछ प्रोपेगेंडा होता रहा। आज हमारे पास सबसे बड़ी डाल ये है, ये सिंध तास माहदा है। हमने जमात अली शाह को मुल्ज़म ठहराया, वो इस मुल्क से बाहर भाग गए। आप ये बात तयशुदा बात है कि सिंध तास माहदा जिन लोगों ने किया था वो ठीक किया था। उन्होंने 3 दरियाओं को अपने लिए जो मुख्तस किया था, हमारा काम था। ये आज की हुकूमत तो जिम्मेदार नहीं हो सकती, ना ही पिछले 5-7 साल की हो सकती है। पिछले 1960 के बाद हमें यहाँ दरियाओं पर डैम बनाने थे। जिन लोगों ने डैम नहीं बनाने दिए, अब वो जिम्मेदार तो वो ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि जी हमारा सूबा डूब जाएगा, किसी ने कहा हमारा सूबा सूख जाएगा, पानी से खत्म हो जाएगा। अब शोर शराबा लोग करते हैं। ये इस तरह के इल्जामात लगाना तो बड़ा आसान है, और ठहरा देना कि जी पॉलिटिशियन सारे जिम्मेदार हैं। ये पॉलिटिशियन के बस की बात ही नहीं थी, ये बड़ा कौमी मसला था, इस पे मुल्क टूट सकता था। अगर काला बाग डैम बनाया जाता तो आप देखते कि सिंध के लोगों ने जीटी रोड बंद कर देना था। इधर से खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने जनाब उस डैम को, मुझे याद है वली खान ने कहा था कि अगर काला बाग डैम बनाया गया तो हम इसको बम से उड़ा दें। यहाँ तो इस मसले इतने हमारे कि हमें डैम ही नहीं बनाने दिया गया। डैम बनाना चाहता था पाकिस्तान, जो उसका सिंध तास माहदे के मुताबिक हिस्सा बनता था। पाकिस्तान में पॉलिटिशियन और पाकिस्तान में कुछ दानिशवर भी लोग जो कि पानी के मसले में अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट समझते हैं, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया कि यहाँ कोई नया डैम ना बने। यहाँ पर वो वापडा के एक चेयरमैन थे हमारे, उनको मेरे नाम से बिजैन से नाम उतर गया है, वो बहुत बड़े वकील थे कि काला बाग डैम बने, लेकिन काला बाग डैम ने नहीं बनने दिया गया। अब बात यह है कि ये चूंकि अब भारत ने ये काम किया है, और भारत को तो हमने ये कह दिया कि पानी अगर आपने रोका तो ये जंग होगी, और ये मैसेज देने के लिए एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई है। ये हुकूमत ने अपनी एक जिम्मेदारी पूरी की है। और ये आप जो फोरम बताते हैं, सो दुनिया जहाँ के फोरम में लोग जाते रहते हैं, लेकिन कोई उसका सिवाय इसके अलावा के प्रोपेगेंडे के अलावा या कुछ उसको दुनिया को बावर कराने की कोशिश करते हैं। हजार पानी की तकसीम पर हजार दुनिया में मायदे मौजूद है, लेकिन इन्हीं के पानी की तकसीम पर ही झगड़े होते हैं। और ये पाकिस्तान का जो भारत के साथ हमारा मायदा है, ये खत्म नहीं हो सकता। खत्म हुआ, पाकिस्तान के पास भी इतने वसाइल मौजूद हैं कि अगर कोई डैम बनाया गया, ये मुझे मैं तो गवर्नमेंट को नहीं रिप्रेजेंट करा, लेकिन मुझे जहां तक अंदाजा है कि गवर्नमेंट ने बाबर करा दिया है भारत को कि अगर कोई ऐसा डैम बनाया गया जिससे पाकिस्तान का पानी रोका गया, तो हमें उसे उड़ा देने में कोई देर नहीं लगेगी। और फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ये सबको मालूम है इस बात की, इस डर से भारत ने डैम्स नहीं बनाए। देखिए, जो डैम बनाए हैं उससे पाकिस्तान ने एब्जॉर्व कर लिया है, पाकिस्तान ने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया एक लिहाज से, और प्रेशर बिल्ड किया है कि इससे आगे ना जाए। लेकिन अब आप देखें, जो ऊपर की तरफ पानी आ रहा है उसके पास रोकने के वसाइल हैं। हमें नीचे की तरफ अपना पानी भी जो रोकना चाहिए, हमें से रोकने नहीं देते। हम कहते हैं जी काला बाग डैम पे बनाओगे तो जनाब ये हो जाएगा कि पूरा सिंध महरूम हो जाएगा। आप बनाए जी बादशाह डैम अब बन रहा है ना, बादशाह डैम बनेगा तो मुमकिन है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए पानी का, लेकिन आप ये कह दीजिए कि शायद कोई हमारी हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है, सब सोए हुए हैं, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। फिक्र तो उन लोगों को है कि जिनको बुलाया जाता है कि आकर वो सिंध तास माहदे पे कोई बातचीत कर लें, कोई अपने अपनी राय दे लें। देखें, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड मसाइल होते हैं। ये इसमें आर्मी बैंक इन्वॉल्व है। इसमें बादशाह डैम कब तक कंप्लीट करके देना था? डॉक्यूमेंट्स में क्या है? 2028 तक कंप्लीट करके देना था, और अभी यार 2026 है। मेरी बात सुने ना, आपका तल्लुक उसी इलाके से है ना, ये मिट्टी से नहीं बनेगा ना, पैसे लगेंगे इस पर सरिया लगेगा, सीमेंट लगेंगे, और करोड़ों अरबों रुपया लगना है इस पे। तो ये जब नहीं, आप समझ नहीं रहे ना, तो ये जब डॉक्यूमेंट में चीजें जा रही थी तब नहीं पता था कि पैसा कहाँ से आना, कहाँ से डालना है, किस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर इसका रेडी होगा। बनाया जाता है ना पैसा तबसरे करना, और क्लीन चिट दे रहे हैं कि भाई उनकी नाअहली नहीं है। जमा तफरी करनी और तबसरे करना तो बड़ा आसान है। पैसे
पैसे डैम बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। जब अपने वसाइल से हम उसको बना रहे हैं, हमारे पास बैरूनी इमदाद नहीं है। ये सबको मालूम है कि ये पैसा बाहर से नहीं आएगा, हमें अपने वसाइल के साथ इसको बनाना है। और जब आप खुद बनाना है तो हमें तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और आप ये जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम पाकिस्तान सोया हुआ था और ये भारत ने सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान अच्छा, ये किसने कह दिया कि पाकिस्तान सोया हुआ था और भारत ने सब कुछ कर दिया? हमारे तस्वीर तो यही पता लगता है कि ये सारे सोए हुए हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है और हम ही जाग रहे हैं। सब लोग सब जाग रहे हैं, कोई नहीं सोया हुआ। यहाँ बात हो रही है हुक्मरानों की जिम्मेदारियों की। बाद में हुक्मरान कोई भी होगा, कोई भी हुक्मरान सोया नहीं हो सकता। मुल्क में सलामती, कौमी सलामती के इदारे मौजूद होते हैं। सबको मालूम है कि हमारे दरियाओं के ऊपर भारत डैम बनाना चाहता है और हमने भी उनको ये बावर करा दिया। और ये जो एक सेमिनार हुआ है, इस सेमिनार के असरात कई माह तक महसूस होंगे भारत की आंखें खुल जाएंगी। भारत को हमने पैगाम दे दिया है कि ये पानी रोकना जो है ये जंग के तस्वर होगा, ये हमारी वार होगी। ये पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये लाइफ लाइन है पानी। और आप ये समझे, हमें नए डैम बनाने के लिए रायमा होनी चाहिए। हमें KPK के लोगों को राजी करना चाहिए, हमें सिंध के लोगों को राजी करना चाहिए। जो पानी तो ले लेते हैं, पानी समुद्र में जाया कर देते हैं, लेकिन वो नया डैम नहीं बनने देते। ये भी तो एक जुल्म है ना। अभी तो आप देखेंगे कि नेशनल इशू बन जाएगा कि आपने नए डैम बना रहे हैं। पाकिस्तान में दरियाए सिंध पर कई डैम और बन सकते हैं, हमें बनाने नहीं दे रहे। हमें जो लोग नहीं बनाने दे रहे वो महंगी बिजली पे भी इस मुल्क के जिम्मेदार हैं। अब 3500 कह रहे हैं, 1000 हम दे रहे हैं मुफ्त। उनको मायदे किए उस वक्त, मजबूरी में मायदे किए। उन्होंने कहा जी बिजली को यहाँ आकर लोग लगाए, उन्होंने ब्लैकमेल करके हमसे अपनी मर्जी के मायदे करा लिए। काश के लोग डैम बनने देते, आज कालाबाग डैम बना होता, बादशाह बना होता, पानी से बिजली इतनी पैदा होती कि जैसे। पिछले 5 साल से 2 साल PDM की हुकूमत, 2 साल ये वाली हुकूमत, 4 साल शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। सिर्फ 4 सालों में आप निकाल लीजिए, नहीं तो मैं डॉक्यूमेंट निकाल दूंगा आपको कि इन्होंने कितने IPPs के मुआहदे रिन्यू किए हैं, क्यों किए। मैं कहता हूं जिसने मायदे पे तसल्ली नहीं है, आप कह रहे हैं जिसने भी किए हैं। मैं हुजूर मेरी बात सुने, कभी आप कहते हैं कि सियासतदान डैम बनाने नहीं देते, कभी आप कहते हैं कि सियासतदान डैम बनाने के लिए राम राम करें। किसी एक को तो मुर्द इल्जाम ठहराएंगे ना कि सियासतदानों का कसूर है। इल्जाम ठहरा रहे हैं, इन्होंने मायदे किए थे भाई, तो किन्होंने किए थे? सर पीपल्स पार्टी के दौर में लगे और नून लीग ने उसको कंटिन्यू किया। मायदे किसने किए थे? पीपल्स PNC के दौर में लगे और नून लीग ने कंटिन्यू किया। सर कंटिन्यू किसने किए? कंटिन्यू किसने किए हुजूर? पीपल्स पार्टी के दौर में तो नून लीग ने कंटिन्यू किए। अच्छा, फिर सियासतदानों ने क्यों नहीं आया माहवार की डैमों के लिए? ये समझेंगे जिन लोगों ने मायदे किए हैं, आप बाएं जाएं सब बाढ़ में, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। भाई कार्रवाई करें तो आप, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि आप कहते हैं सियासतदानों ने डैम नहीं बनने दिए। सियासतदान 27 सीट कशिफ साहब वो कह रहे हैं अवाम ने नहीं बनने दिए। अवाम ने क्यों नहीं बनने दिए जी? सियासतदान बनाना चाह रहे थे। जिन लोगों ने गलत तौर पर अगर मायदे किए उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए। ये तो बताएं ना कि किसने किए, आप बता दें। सर मेरा तो मुद्दा ये है कि बिलावल साहब जो है नून शहबाज शरीफ को वोट देके वज़ीर आज़म बना सकते हैं, लेकिन डैम बनाने के लिए बात नहीं कर सकते। लेकिन हमें बिल्कुल कोई IPP के मायदे एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। बंद करें इनको। बिल्कुल लोड शेडिंग पे जा सकते हैं, लेकिन हमें महंगी बिजली नहीं चाहिए। बिल्कुल। नवाज साहब, ये मायदे कौन खत्म कर सकता है, ये फरमा दें। ये हम मुतालबा करें ना, फिर हुकूमत करेगी ना। हम इस पे हम ये कह देते हैं कि जी इन्होंने इतने पैसे दे रहे हैं उनको। जी सबको मालूम है इस बात का कि जब मायदा हो रहा होता है तो उस वक्त मायदे में ये शामिल होता है कि अगर हम बिजली लें या ना लें, हम इतने पैसे लाजमन देंगे आपको। ऐसा दुनिया में कोई और मायदा ऐसा। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह बहुत सीनियर आदमी हैं, पूरी दुनिया में इस तरह का कोई मायदा है कि बिजली पैदा करें या ना करें आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, आप मुझे कोई चीज दें या ना दें? डिटेल ही ला के दे सकता, पूरी डिटेल होगी, पूरी दुनिया में ऐसे मायदे मौजूद हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, मेरी तहकीक है, ऐसा दुनिया में कोई मायदा नहीं है। इसके कोई ऐसा है कि अच्छा ठीक है नवाज साहब, मैं आगे मुझे साले साहब की जानी बढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मुझे ये बता दें क्लियरली कि कौन चाहता है कि इस मुल्क में डैम्स ना बने और ये जो पानी का मसला है ये हल ना हो, ये कौन चाहता है?
KPK के कौम परस्त, ठीक। सिंध के कौम परस्त, और जो कौमी वफाकी जमात भी है वो भी नहीं चाहती। वो नारे लगाती है, लेकिन जब आप खड़ा करेंगे कल आप कालाबाग डैम को जो फिजिबल है, जब उसको बनाने की बात करेंगे वो सबसे पहले आपके खड़े हो जाएंगे। खैब मैं आपको बताऊं, सैयद खुर्शीद शाह ने मुझे एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर कालाबाग डैम आप पाशी के लिए इस्तेमाल ना हो और सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो तो हम उसकी हिमायत करेंगे। लेकिन जो ही वो इंटरव्यू छपा, अगले दिन उन्होंने तब्दील कर दी। मैंने तो ये बात कही नहीं थी। वो इनकी इतनी सियासी प्रेशर है, जो हमारे हुक्मरानों से ज्यादा ताकतवर है। जी, लोग हमारे हुक्मरान जो भी कुछ भी हैं सिंध में कौम परस्तों के सामने वो बेबस हैं। ठीक है। वो उनके सामने सरेंडर कर देते हैं। कभी भी वो ऐसा मुआहदा नहीं करते जिससे उनका वोट बैंक मुतासर हो। यहाँ पर कौमी सोच रखने वाले सियासतदानों की जरूरत है कि जो अपना सियासी फायदा ना देखे बल्कि मुल्क का फायदा देखें। काश के कालाबाग डैम जनरल फजल याक उस वक्त बनने देते तो आज हम इधर सस्ती बिजली हमें मिल रही होती। महंगी बिजली के जी, काश का लफ्ज कब तक इस्तेमाल करेंगे? काश का इस्तेमाल ही कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं? कब तक नहीं करते, जब तक आप इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। आपको तो प्रोग्राम करने में बड़ा मजा आता है ना कि प्रोग्राम में कर रहे हैं, नतीजा तो कुछ नहीं निकलना इसका। नहीं, क्यों नहीं निकलना? एक तरफ आप कह रहे हैं एहतजाज करें, एक तरफ आप कह रहे हैं इनके खिलाफ बात करें, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इन प्रोग्राम से कोई फायदा नहीं होना है। कहना क्या चाह रहे हैं? अवाम का एहतजाज ये जो, मैं तो इस बात का जो कायल ही नहीं हूँ कि ये जितने भी नहीं, जब आपको यकीन ही नहीं है कि आपकी कहीं भी बात की कोई अहमियत होगी तो क्या फायदा है फिर नवाज साहब बात करने का? विद ड्यू रिस्पेक्ट। चलें सौरभ साहब की तरफ बढ़ जाती हूँ। सौरभ साहब फरमाइएगा, बात करने का कोई मकसद होता है और नवाज साहब फरमा रहे हैं कि कोई मकसद नहीं होगा इसका और ना ही कोई आगे नतीजा होगा। देखें, बात तो करनी पड़ती है और हर लेवल के ऊपर करनी पड़ती है, और जो इस वक्त जो मसाइल हैं वो एक अंधे को भी नज़र आ रहे हैं कि मुल्क किन मसाइल का शिकार है। अगर आप ये देखें, थोड़ा सा गौर से देखें, आपका जो सेकंड टॉपिक था ना वो तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर था। अभी तो देखिए बात ये है कि भारत ने 108 अरब डॉलर जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए अपना बजट रखा है। वो इसीलिए कि उनको पता है कि क्लाइमेट चेंज किस कदर जो है वो चीज़ें डिस्टर्ब कर रहा है, कि दर्जा हरारत जो है वो एवरेज 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया है। हर साल गर्मी ज़्यादा हो रही है। सेहत के ख़तरात जो है वो आप ये देखें कि 2015 में कराची में 10 दिन में जनाब अली 1200 अफराद हीट व्यू से जनाब अली वो मर गए। पानी का बहरान दिन ब दिन शदीद से शदीद होता जा रहा है। तो ये अच्छा, अब आगे हमारे जो मुल्क को मसाइल हैं वो क्लाउड ब्रस्ट सबसे बड़ा एक इशू है, जो कि एक ही दफ़ा किसी भी जगह पे अगर क्लाउड ब्रस्ट होता है तो मसाइल जो है वो इस कदर ज़्यादा हो जाते हैं और इतना नुकसान करते हैं। लास्ट टाइम आपने पिछले साल देखा कि 4 क्लाउड ब्रस्ट हुए और उसमें तकरीबन अभी तक वो एग्जैक्टली लोगों का तो नहीं बताया गया, लेकिन वो कुछ 2-3 हज़ार लोग से ज़्यादा जो है वो वफात पा चुके हैं और बहुत एरिया ख़राब हो चुका है। एहतियाती तदाबीर हमने अपनाए हैं कि अच्छा देखिए, एहतियाती तदाबीर के लिए आप ये देखें कि ओलू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं, डॉक्टर नवीद इमरान, उसकी एक रिसर्च है। वो कहता है कि इकोसिस्टम जब तक हम जो है ना वो उसको आप कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। आप ये देखें, पहाड़ों से नाले और नदियाँ आया करती थी, वो इसलिए नहीं आ रही कि तकरीबन कोई 43% जो शहरों में घर हैं उसमें बोरिंग हुई है। वही पानी आपका सीवरेज के थ्रू आउट हो जाता है, ना आप उसको दोबारा जो है रिजर्व कर सकते हैं, ना उसको सिस्टम के अंदर दोबारा आप डाल सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा पानी हम अच्छा खर्च करने वाले और ज़ाया करने वाले मुल्क हम हैं। अच्छा, पानी साफ तब होता है कि वो 72 फुट नीचे पानी वो दोबारा जाएगा तो वो दोबारा सीवरेज का पानी वो साफ होकर सिस्टम के साथ इंटर होगा, नहीं तो वो इंटर कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। सिर्फ दरख्त लगाने से इकोसिस्टम बहाल नहीं होगा। देखिए, बुशेस और जितने भी ये चीज़ें हैं इसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट को अपने लेवल के ऊपर जो उनकी बोरिंग है उसको कंप्लीटली वो बैन करना पड़ेगा। पर जो इस वक्त घर नहीं बल्कि एक जो तकरीबन कोई 20 घर हैं या एक पूरा मोहल्ला है उसको एक बोरिंग अलाउ करना पड़ेगा, या हुकूमत को पानी का अलग से कोई इंतजाम करना पड़ेगा। नहीं तो दिन ब दिन ये जो पानी जाहिर उससे हमारी ज़राअत में भी फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये हर पाकिस्तानी, ये सर हुकूमत नहीं करेगी, ये हर पाकिस्तानी के देखिए, हर मेरे घर अगर बोरिंग है तो इसका मतलब है कि मैं भी डैमेज कर रहा हूँ इस सिस्टम को। ठीक है, इसके लिए कोई ना कोई अथॉरिटी बनानी पड़ेगी ताकि इस सिस्टम को, पानी के जो सिस्टम है इसको एक सिस्टमेटिकली एक अथॉरिटी के तहत रखा जाए और उसी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। ठीक है काशिफ साहब, अभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो हुकूमत को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता ना, तो किसको ठहराएं जी?
नहीं, मेरा आपसे सवाल है। देखें, बात सुने, इस इस्लामाबाद में जिसमें हम बैठे हैं, जिसमें पूरी तारीख में एक दफ़ा बलदियाती इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद से बलदियाती इलेक्शन नहीं हुए, ठीक है, और इस इस्लामाबाद में आपने 50-50 साल 70-70 साल पुराने दरख्त काट दिए और फिर ये नैरेटिव दिया कि चूंकि ये एलर्जी फैला रहे तो हमने वो दरख्त काटे, और उसके बाद आपने वहाँ पे ईंट सीमेंट के सरिये की इतनी बड़ी बड़ी इमारत खड़ी कर दी, और आप कहेंगे क्लाइमेट चेंज भी ना आए, और मुतबादल आपने दरख्त भी नहीं लगाए। दुनिया सारी प्लांटेशन की तरफ जा रही है, और फिर क्या अजीब मजाक है कि पहले आप दरख्त काट रहे हैं 70-70 साल पुराने, और फिर लोगों को मोटिवेट करें, आए जी आज दोबारा दरख्त लगाएं ताकि फिर अगले 50-60 साल जो उनसे वो इंतज़ार किया जाए। लोग अपने नेचर को, अपने जंगलात को महफूज करते हैं, हम वो गिरा गिरा के हम उसको सोसाइटीज़ में और चीज़ों में कन्वर्ट कर गए। और आप ये देखें, ना RDA कुछ करने को तैयार है, ना CDA कुछ करने को तैयार है, ना हुकूमत कुछ करने को तैयार है। सो मसला ये है कि हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे सर पे जब पड़ती है तो फिर हम कहते हैं अब यूँ कर लें, ये कर लें। मीडिया की भी अगर वैल्यू नहीं है तो बोलना भी नहीं है, तो बात सुननी भी नहीं है, तो डायलॉग करना भी नहीं है, तो फिर इंतजार करें तबाही का, फिर इतनी टेंशन किस बात की? नहीं, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है तो ग्लोबली इसका इंपैक्ट पड़ेगा ना। आप क्या कर सकते हो इसके लिए? देखिए, क्लाइमेट चेंज में आप सबसे पहले ये काम आप पाबंदी लगाएं कि आपने दरख्त क्यों गिराए। यहाँ पे एक जर्मन सफ़ीर थे, दरख्त कटा अब्बैसी रोड पे, कुछ फुटपाथ बनना था, उन्होंने सोशल मीडिया पे जब ट्वीट किया और उसको ट्रीट हुआ तो उसके बाद लोगों की दौड़े लगी कि यार देखें कि जर्मन सफ़ीर को, कभी किसी मुल्क का सफ़ीर कह रहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं अपनी नेचर के साथ। हमारा मुद्दा ये है कि हमें दो चीज़ों का इशू है, हम उस पर बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि हमें अपनी ज़ात अजीज़ है, और वो दो इशू, एक बढ़ती हुई आबादी, दूसरा क्लाइमेट चेंज। ठीक, आप मुझे बताएं कि आज हम कह रहे हैं कि इंडिया ये कर गया और हमें यूं करना चाहिए। मेरे मोहतरम है हाजी साहब कह रहे थे कि जी सियासतदान नहीं बनने दे रहे। मेरा रोना तो यही है हजूर कि ये सियासतदान अदम एतमाद की तहरीक में इकट्ठे, आइनी तरामीम में इकट्ठे, हुकूमत बनाने के लिए सहूलतकारी में इकट्ठे, एक दूसरे के साथ बारगेन करके बजट पास कराएंगे तो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत लेंगे इकट्ठे। लेकिन जब आवाम की बात आएगी, क्लाइमेट चेंज की बात आएगी, डैम्स की बात आएगी, उसकी आएगी, एक काला बाग डैम को वजह तनाज़ा बना दिया, भाई काला बाग डैम छोड़ दें, कोई और पीला नीला सफ़ेद डैम बना लें, कुछ आबिर बना ले, कुछ भाषा बना ले, कुछ दासू के जो अंदर जो आपने इतना बड़ा काम किया। सर मेरी बात तो सुने, और दासू का भी पोस्टमार्टम कर ले सर। आपने 1300 अरब रुपया उसकी कास्ट बढ़ा दी, आपने 19 में मुकम्मल करा था, आप 28 में ले गए, तो फिर कास्ट कैसे क्यों बढ़ी भाई? आपने जिस वक्त आपने कहा 486 अरब का प्रोजेक्ट होगा, आप 486 को 686 भी ले जाए, आपने सीधा 486 का जंप लगाया, 423 अरब लगाने के बाद आपको पता लगा कि अब 1300 अरब और चाहिए। सो आपने कौम के पैसे के साथ किया क्या? आपने देखा नहीं कि आपने NOC कैसे दे दी सोसाइटीज को? आपने रोके नहीं। ये सवाल जो नहीं रिकॉर्ड हो चुके हैं जी। डॉक्टर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। जी देखेंगे आज पूरी दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, और इस पे पेरिस एग्रीमेंट में मौजूद है, और वो ये कहते हैं कि दुनिया का जो टेम्परेचर है उसको हम 1.5 डिग्री तक रखें कि इससे ऊपर हम ना बढ़ाएं। अगर बढ़ाते भी हैं तो 1.5 से ज़्यादा ना हो। और उसका जो रीज़न तो सबसे बड़ा ये है कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो ख़त्म किया जाए, सोलराइजेशन की तरफ आया जाए, अल्टरनेटिव जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ आएँ, और जो हीट पैदा करने वाली चीज़ें हैं, जो फॉसिल फ्यूल का जो जलना है उसको ख़त्म किया जाए। और इसी तरह से जैसे भाई ने कहा तो एफॉरेस्टेशन होनी चाहिए, डिफॉरेस्टेशन के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, और इसके नतीजे में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। किसको दे रहे हैं आप? ये मैसेज तो उन्हीं को है कि जिनके इख्तियार में है। अब देखें कि मैसेज उनको दिया जाता है, रिक्वेस्ट उनको की जाती है, धरना उनके सामने दिया जाता है जो साहिब इख्तियार लोग होते हैं, और साहिब इख्तियार यही है हुकूमत के पास ही सारा कुछ है, फंड्स उनके पास हैं। सोलर जो है वो इंपोर्ट करने के लिए खुली छूट वो दे सकते हैं, सब्सिडी वो दे सकते हैं, लेकिन अगर वो उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे सोलर के इंपोर्ट के ऊपर, और वो हौसला शिकनी करेंगे लोगों की कि जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उनको लोग इस्तेमाल ना करें, तो क्लाइमेट चेंज, और यकीन करें कि जो एब्रप्ट चेंज आता है और इसकी वजह से पूरा जो पंजाब है उसकी फसलें तबाह हो रही हैं। जब फसलें पक चुकी होती हैं तो बारिशें शुरू हो जाती हैं। ये सारा कुछ ये कोई कुदरत की तरफ से नहीं है, बल्कि सारा कुछ मैन मेड है। बाद औक़ात हम अपनी जिम्मेदारी से अलग होने के लिए कहते हैं जी कि ये कुदरती है, ये सारा कुछ हमारा किया जा रहा है जो हमारे सामने आ रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। नवाज साहब कुछ फरमाएंगे या फिर कहेंगे कि बोलने की अहमियत नहीं है? मैं बात ये सारी आप जिम्मेदार ठहरा दें हुकूमत को,
सारा कुछ उन्होंने करना था, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो देखें क्लाइमेट जो है ना, क्लाइमेट के बारे में अवाम को कसूरवार ठहरा दें। अवाम को रोने, ये रोना रोती भी, हुकूमत भी रोती है। कभी आपने सुना है उसका क्लाइमेट जो मिनिस्टर है वो क्या कुछ रोना रोते हैं कि हमारे क्या मसाइल हैं? दुनिया में जहाँ क्लाइमेट के लिए पैसे रखे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा मुतासर है उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। और हमारे यहाँ तो बात यह है कि ये हमारे दोस्त ने कहा है कि सीडीए ने यहाँ पर वो दरख्त काटे हैं। मैंने कभी पूछता हूँ यार कि इस्लामाबाद में सारे दरख्त किसने लगाए थे? ये सारे दरख्त सीडीए ने लगाए थे। और वही कोई इससे बात इनकार नहीं कर सकता कि आज जो आपको ग्रीनरी नजर आ रही है इस्लामाबाद में, ये सीडीए की मतलब है, मरून मिन्नत है। और बात यह है कि ये जो एक मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है कि जिन मुल्कों की वजह से ये क्लाइमेट की सिचुएशन इतनी वर्स्ट हुई है, ये मुल्क जिम्मेदार है। और बार बार बैन अवी फोरम में ये कहा जाता है कि जिन मालिक को सबसे ज्यादा मुतासर होने उनकी मदद की जाए। तो ये एक मसला तो रहेगा, इसको हल की तो करने के लिए हमें जदोजहद तो करनी पड़ेगी। लेकिन आप ये समझें कि आप कहते हैं कि ये हुकूमत ने इतने पैसे रखे हैं, हुकूमत के पास जो उसकी पॉकेट में जितने पैसे होंगे, एक गरीब वफाक की हुकूमत, मैं गरीब इसलिए कहूंगा कि जिसके पास वसाइल नहीं होते, गरीब वफाकी हुकूमत नहीं, वो सुबह से आप पैसे मांग रही है। वो सुबह उनसे 58% ले रहे हैं। उसके बाद उसके पास एस्टेब्लिशमेंट के लिए पैसे देने होते हैं, फौज का जो पैसे बनते हैं वो देने होते हैं, और उसके बाद कुछ नहीं बचता। फिर वो कहते हैं हमें पैसे दें। अभी आपने सामने इस बजट में उधार मांगे उन्होंने कहा कि आप हमें पैसे दें ताकि हम अपने वसाइल को बढ़ा सकें। हम चूंकि वो उधार नहीं मांगे थे, वो 28वीं आईनी तरमीम ना करने का एक रास्ता निकाला था। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है नवाज साहब, वी गॉट योर पॉइंट, थैंक यू सो मच। तरामीम पे भी ताने देते हैं, ये तरामीम देखे मेरे, ये भी एक कानून और आइन का हिस्सा है ना, तरामीम होनी चाहिए। ऐसे तो नहीं बात, आप इससे इनकार भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया और प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ, इसके लिए माजरत। और नाज़रीन, हमारे पैनल ने आज क्लाइमेट चेंज के ऊपर यही फरमाया कि जो ड्रास्टिक चेंजेस आ रही हैं इसी वजह से, और अगर इसके ऊपर हमने कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया तो फिर आने वाले वक्तों में बड़ी तबाहियों का सामना करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुनाइट, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल शाम दोबारा 7 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।